हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंत्रा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी के युद्ध के बारे में कि किस तरीके से बंगाल की हार होती है मीर जाफर की वजह से और ब्रिटिशर्स यानी रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं। इसके बाद दोस्तों होता क्या है, मीर जाफर को क्या बना दिया जाता है, बंगाल का नवाब। तो अब बंगाल का नवाब कौन हो जाता है, मीर जाफर। क्योंकि दोस्तों इसने क्या किया था, गद्दारी करी थी किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ। और ये मिल जाता है रॉबर्ट क्लाइव से। ये अपनी जो सेना होता है वो युद्ध में नहीं उतारता है, जिसकी वजह से जो है प्लासी का युद्ध हार जाता है बंगाल। तो दोस्तों इसके बाद जो रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, इसको बना देते हैं नवाब बंगाल का। ठीक है दोस्तों, एंड कैसे आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ये एक अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन के रह जाता है। अंग्रेज लोगों ने बोला ये काम करिए आप, तो बस उतना ही करता था। दोस्तों इसने किया क्या क्या, इसने तो सबसे पहले अंग्रेजों के सारे टैक्स माफ कर दिए। बिकॉज होता क्या था कि जब रॉबर्ट क्लाइव ने उससे बोला कि आपको सबसे पहला काम तो हमारे सारे टैक्स फ्री करने, सेकंड चीज हम किलेबंदी कर रहे हैं, उसके लिए आप हमें नहीं रोकेंगे। दोस्तों ये दोनों काम जो है कौन कर देता है, मीर जाफर। लेकिन दोस्तों इसे भी कहीं ना कहीं ये चीज लगती है कि यार जब तक अंग्रेजों को हमसे फायदा हो रहा है तब तक वो हमें रखेंगे नवाब, और हो सकता है अगर कोई दूसरा व्यक्ति आया जो हमसे ज्यादा इन्हें फायदा दे सकता है तो उसे अब मेरी जगह बैठा सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या करता है, अंग्रेजों के विरुद्ध एक षड्यंत्र यानी प्लान रचता है। क्या करता है, ये मिल जाता है किससे, डच लोगों से। ठीक है दोस्तों, एंड तब के समय में जो डच थे उनकी अंग्रेजों से तनातनी चल रही थी, यानी 36 का आंकड़ा होता है आप कह सकते हैं, ब्रिटिशर से। ठीक है, तो ये बात कब की हो रही है दोस्तों, ये दरअसल मीर जाफर जो होता है 1757 में बंगाल का नवाब बनाया जाता है, और ये बात है 1759 यानी 59 में। तो होता क्या है, डच और ब्रिटिशर्स के बीच में 1759 यानी 1759 में एक युद्ध होता है। कौन सा होता है, वेदरा का युद्ध। दोस्तों इस युद्ध में क्या होता है, जो डच लोग होते हैं वो लोग हार जाते हैं। एंड इस युद्ध में डच लोगों का साथ कौन देता है, दोस्तों मीर जाफर जो होता है इस युद्ध में डच लोगों का साथ देता है। और डच लोग जब हार जाते हैं एंड ब्रिटिशर्स क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। दोस्तों जब ब्रिटिशर्स जीतते हैं तो उन्हें इन पर बहुत ही गुस्सा आता है और इसको जो है नवाब से पद से हटा देते हैं। तो अब अगला नवाब कौन बनेगा, दोस्तों अगला नवाब बनता है मीर कासिम। दोस्तों ये एक बहुत ही योग्य व्यक्ति होता है, आप कह सकते हैं बंगाल के जो नवाब बना था जो भी मीर कासिम, तो इसने कुछ अच्छे फैसले भी लिए थे और साथ ही अंग्रेजों की जो बुद्धि थी उनको समझता था, ये उनके दिमाग को समझता था कि ये केवल अपने फायदे के लिए हमें यूज कर रहे हैं। दोस्तों करता क्या, स्टार्टिंग में तो ये अंग्रेजों के 2-3 काम करता है, लेकिन इसके साथ ही वह दोस्तों अपनी भी तैयारी करता रहता है। सबसे पहला काम क्या करता है, वह अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाता है, सैन्य शक्ति को बढ़ाता है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये करता है, ये क्या करता है, एक गन फैक्ट्री, आप कह सकते हैं फर्स्ट ये गन फैक्ट्री लगाता है। आधुनिकीकरण दोस्तों आप एक तरीके से कह सकते हैं करता है, कि मतलब अपने जो सेना को होता है ब्रिटिशर से लड़ने के लिए तैयार करता है, कि क्योंकि इसे पता है कभी ना कभी अगर ये हमें हटाएंगे तो हमें इनके खिलाफ युद्ध करना ही पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों क्या करता है, ये पहली गन फैक्ट्री लगा देता है और अपनी सेना को यूरोपियन की तर्ज पर यानी उनके बराबर लाने की कोशिश करता है। इसके बाद दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट ये काम करता है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं युद्ध का तात्कालिक कारण भी बनता है, वो क्या करता है दोस्तों, ये कर देता है टैक्स फ्री ट्रेड टू ऑल पीपुल्स। ठीक है दोस्तों, तो क्या करता है, टैक्स फ्री ट्रेड टू ऑल पीपुल्स। होता क्या है दोस्तों, उस टाइम मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था एक कर के बारे में, दस्तक कर। ठीक है दोस्तों, तो क्या करता है, जब जो ब्रिटिशर्स होते हैं इस कर का मिसयूज करते हैं। दोस्तों होता क्या है, ये कर एक तरीके का कागज होता है जिसे दिखाकर आप फ्री ट्रेड कर सकते हैं, कहां पे, बंगाल में। दोस्तों ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो फर्क शेयर होता है 1717 में, जब उसको फोड़ा हो जाता है तो एक हैमिल्टन नामक सर्जन होता है, वो इसको सही करता है। तो इनाम के रूप में दोस्तों क्या करते हैं, उसे दस्तक कर देते हैं कि आप सालाना कुछ राशि है ये हमें दे दीजिए, एंड इसके बाद आप आराम से दोस्तों क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इस कर का दुरुपयोग करते हैं और वे नकली कागज बना बना के सबको बेचते रहते हैं, और सारा पैसा किसके पास जाता है, वो जाता है ब्रिटिशर्स के पास। दोस्तों ये बात की खबर जब मीर कासिम को लगती है तो वो एक फैसला ले लेता है कि सबको टैक्स फ्री कर देता है। अंग्रेजों को तो मीर जाफर ने टैक्स फ्री कर ही दिया था, लेकिन ये क्या करता है, इंडियंस को भी टैक्स फ्री कर देता है। अब इससे दोस्तों ब्रिटिशर्स क्या हो जाते हैं, नाराज। क्योंकि अब वो क्या करते थे, पहले जब इंडियन टैक्स देना पड़ता था तो इंडियन की चीजें महंगी जाती थी, एंड ब्रिटिशर्स को टैक्स तो देना नहीं पड़ता था, तो वो इंडियन से कम दामों में चीजें बेचते थे, जिसकी वजह से इनका व्यापार ज्यादा चलता था। दोस्तों अब तो दोनों के प्राइस सेम आ गए, तो इस वजह से क्या होता है, ब्रिटिशर्स इसको भी हटा देते हैं, किसको,
मीर कासिम को हटा दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करते हैं, गद्दी से हटा देते हैं। अब दोस्तों ये चीज इसे पहले से भी पता भी थी और इसे बहुत खराब लगता है कि यार हमने इतना सब कुछ किया, इसके बावजूद भी इसने हमें गद्दी से हटा दिया। अब दोस्तों ये क्या करते हैं, अब ये जाते हैं अवध के नवाब के पास। दोस्तों अवध यूपी में अपने, तब अवध में होता है सुजाउद्दौला। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, जो मैंने आपको बंगाल में पढ़ाया था वो सिराजुद्दौला था, और यहां पे मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो है सुजाउद्दौला। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये किसके पास जाते हैं, ये जाते हैं अवध के नवाब, जो कौन होते हैं, सुजाउद्दौला। उनसे शरण मांगते हैं और युद्ध के लिए बात करते हैं। एंड दोस्तों ये आप मानिए, ये होता था बंगाल, ये बगल में था अवध, एंड उसके आगे यहाँ पे बीच में था दिल्ली। तो अब इनको भी पता था कि कभी ना कभी जो है हम पर भी ब्रिटिशर्स आगे आके आएंगे ही। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, ये किसको शरण दे देते हैं, ये दे देते हैं मीर कासिम को शरण, और युद्ध के लिए हाँ ही भर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, एक और व्यक्ति होता है यहाँ पे आता है। तब केंद्रीय सत्ता में किसके पास होती है, मुगलों में कौन होता है दोस्तों, वो होता है शाह आलम सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो शाह आलम सेकंड भी इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो भी काफी ब्रिटिशर से परेशान होते हैं। तो तीसरा व्यक्ति दोस्तों कौन हुआ, मीर कासिम। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों का एक बन जाता है त्रिगुट। क्या बन जाता है, त्रिगुट। ठीक है दोस्तों, और इन तीनों को सामने कौन होता है दोस्तों, होता क्या है, 1760 में रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुला लिया जाता है। एंड तब इंडिया में कौन आता है दोस्तों, इनके सामने आता है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, ये कोलिन मुनरो के बड़े भाई हैं। क्या नाम है इनका, हेक्टर मुनरो। ठीक है दोस्तों, ये भाई कुछ नहीं है, आपको मैंने बता दिया है कि हेक्टर मुनरो आते हैं किसके खिलाफ, यहाँ पे तीन लोग होते हैं, शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और मीर कासिम के खिलाफ। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर होता है दोस्तों बक्सर का युद्ध। ये युद्ध होता कब है, ये युद्ध होता है दोस्तों 1764 में। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों 1764 में युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। किसके किसके बीच में, शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला, मीर कासिम एक तरफ होते हैं, दूसरी तरफ होते हैं ब्रिटिशर्स की तरफ से हेक्टर मुनरो। एंड इस युद्ध का नतीजा क्या होता है दोस्तों, ये हेक्टर मुनरो जो होते हैं ये फिर भी जीत जाते हैं। तो अब दोस्तों जब जीत गए तो वो चाहते तो यहाँ पे खुद राज कर सकते थे, लेकिन दोस्तों उन्होंने राज नहीं किया। इसका एक रीजन है, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। दोस्तों करते क्या है, फिर यहाँ पे एक होती है इलाहाबाद की संधि, यानी द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब दोस्तों यहाँ पे तीन लोग थे। सबसे पहली बात तो मीर कासिम तो चला ही जाएगा, मतलब भाग गया था वो इससे, क्योंकि उसके पास कोई राजपाट था नहीं। अब बचते हैं एक तो मुगल शासक जो थे, केंद्रीय सत्ता जिनके हाथ में, शाह आलम द्वितीय, और दूसरे बचते हैं सुजाउद्दौला। अब दोस्तों यहां पे क्या होती है, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, और दोस्तों ये संधि ये दोनों लोग से करते हैं। ये आप कह सकते हैं एक तरीके से कि इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी। एक संधि वे कहते हैं शाह आलम द्वितीय से, और दूसरी संधि करते हैं वे सुजाउद्दौला से। ठीक है, सुजाउद्दौला से क्या करते हैं दोस्तों, एक तो सबसे पहले अपनी सेना के लिए जुर्माना मांगते हैं 50 लाख। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करते हैं, एक अपनी सेना से एक जुर्माना मांगते हैं कि कहते हैं कि हमारी सेना जो युद्ध लड़ी, इतना नुकसान हुआ, आप सबसे पहले उसकी एक भरपाई कीजिए, 50 लाख रुपए में दीजिए। इसके अलावा दोस्तों इनसे दो राज्य मांग लेते हैं। सबसे पहला तो एक से इनसे इलाहाबाद ही मांग लेते हैं। एंड दे किसको देते हैं दोस्तों, वो देते शाह आलम द्वितीय को। एंड देते किस लिए दोस्तों, शाह आलम द्वितीय से क्या मांग लेते हैं, सबसे पहला काम तो मांग लेते हैं दीवानी। अब दीवानी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर किसी भी राज्य की बात करें तो उसमें दो होते हैं पिलर्स। सबसे पहला होता है एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा होता है दीवानी। यानी एडमिनिस्ट्रेशन में दोस्तों होता है उनका सैन्य शक्ति, कैसे सब कुछ, कितनी सेना है, सारी चीजें मैनेज करना। और दीवानी में होता है दोस्तों टैक्स वसूलना, यानी सारा का सारा टैक्स जो होता है वो यहाँ पे आता है। दोस्तों ये अंग्रेज लोग, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ये बंगाल की दीवानी इनसे मांग लेते हैं। तीन जगह की आप कह सकते हैं, एक तो बंगाल, उड़ीसा और बिहार। दोस्तों तीन जगह की दीवानी कौन मांग लेते हैं, ब्रिटिशर्स। किससे, शाह आलम द्वितीय से। दोस्तों वो चाहते तो यहाँ पे राज भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली जो है शाह आलम द्वितीय से क्या मांग ली, यहाँ की दीवानी, इन तीन जगहों की। ठीक है, कि यहाँ का जितना भी टैक्स होगा वो किसके पास नहीं जाएगा, शाह आलम द्वितीय के पास नहीं जाएगा। सारा का सारा टैक्स रहेगा किसके पास, ब्रिटिशर्स के पास। और साथ ही साथ उन्होंने शाह आलम द्वितीय को एक चीज और कही, बिकॉज इतनी आसानी से तो वो देने वाले नहीं थे, उन्होंने उनको क्या दे दिया, पेंशन। उन्होंने उनको एक पेंशन मान ली कि हम आपको पेंशन देते रहेंगे।
ठीक है दोस्तों। और इनसे क्या किया, इनसे दो राज्य ले लिए थे, एक सुजाउद्दौला से एक ले लिया था इलाहाबाद, और एक दूसरा भी बगल में ले लिया था। और वो किसको दे देते, वो देते थे शाह आलम द्वितीय को, कि जिसमें वो ये आसानी से जो होते हैं ये तीनों यहाँ की दीवानी उन्हें वापस दे दें। अब दोस्तों यहीं पे जो होती है इलाहाबाद की संधि हो जाती है, होती कब है, ये होती 1765 में। दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि करता कौन है। जब तब ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन होता है युद्ध में, हेक्टर मुनरो। लेकिन दोस्तों जब संधि होती है तो ब्रिटिशर्स की तरफ से आ जाता है फिर से, कौन आ जाता है, लॉर्ड क्लाइव। जी हाँ दोस्तों, इसको संधि करने के लिए जो है भारत वापस भेज दिया जाता है ब्रिटेन से। तो कौन आ जाता है संधि करने के लिए, लॉर्ड क्लाइव। तो ये चीज काफी याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज कि जो हेक्टर मुनरो है युद्ध करता है तो संधि भी उसके द्वारा करी गई। लेकिन दोस्तों संधि जो है वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा करी जाती है। तो इसी के साथ यहाँ पे जो होता है द्वैध शासन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा वो रहेगा शाह आलम द्वितीय यानी केंद्र के पास, लेकिन जो दीवानी होती है वो किसके पास चली जाती है, वो चली जाती है ब्रिटिशर्स के पास। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ हमारा आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।